दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के पूरा होते ही देश के 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सफलतापूर्वक भेज दी गई। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त क्रेडिट हो चुकी है। बिहार के करीब 1.08 करोड़ पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में भी पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आना शुरू हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक मनेर शरीफ दरगाह, तालाब और उससे जुड़े परिसर के संरक्षण, स्वच्छता, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का मोहलत दिया है। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय एवं जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता मोहम्मद महमूद आलम की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मनेर शरीफ दरगाह और उससे जुड़े तालाब के रखरखाव, स्वच्छता, संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने की जरूरत है। महिला रोजगार योजना के तहत अमोना मुसरी गांव की महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। योजना के तहत शुरुआती 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि पाकर इन महिलाओं ने छोटे स्तर पर अपना स्वरोजगार शुरू किया है, जिससे उनके परिवार की आय में वृद्धि हुई है। सफलता से उत्साहित ये महिलाएं अब अपने छोटे व्यवसायों को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से 2 लाख रुपए तक के ऋण की सहायता की मांग की है। उनका मानना है कि ये अतिरिक्त पूंजी मिलने से वे अपने उद्यम का विस्तार कर अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ सकेंगी। झारखंड राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ गया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बयान ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि महागठबंधन की अंदरूनी एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर राजनीति में अहंकार की झलक दिख रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता दही चूड़ा खाकर नतमस्तक हो जाने की राजनीति करते हैं, जबकि असल में जमीनी संघर्ष और विचारधारा से दूरी बनती जा रही है। उनका यह बयान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली पर कटाक्ष माना जा रहा है। 2 भाई भरत और अमृत ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है। योजना के तहत मिले 5 लाख रुपये की सहायता से उन्होंने 4 ई-रिक्शा टोटो खरीदे हैं। वर्तमान में दोनों भाई खुद 2 टोटो चला रहे हैं, जबकि अन्य 2 टोटो किराए पर चल रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन अच्छी आय प्राप्त हो रही है। अपनी सफलता से उत्साहित दोनों भाइयों ने अब आने वाले समय में टोटो की संख्या बढ़ाकर 16 करने का लक्ष्य रखा है। उनकी यह मेहनत स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। बिहार में एक बार फिर चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का सितम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मानसून की दस्तक के बावजूद सूबे के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है। उत्तर और पूर्व बिहार के कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश उमस भरी गर्मी और झुलसा देने वाली धूप की गिरफ्त में है। हालात ऐसे हैं कि जून महीने में भी कई जिलों में लू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो यहां अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। दिन भर तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी, जबकि रात में भी तापमान ऊंचा रहने से गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जरूर है, लेकिन बारिश के आसार बेहद कम हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर सनसनीखेज आरोपों, जवाबी हमलों और कथित साजिशों का तूफान खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार की देर रात पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए तेज प्रताप ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से साजिश रची जा रही है। बिहार में रेलवे विकास का नया दौर शुरू होने जा रहा है। आने वाले 5 से 8 वर्षों में राज्य की रेल कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक विस्तार देखने को मिलेगा।
केंद्रीय रेल मंत्री ने छपरा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार को अगले कुछ वर्षों में करीब 200 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना भी राज्य के विकास की नई इबारत लिखेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से दिल्ली की दूरी महज 4 घंटे 45 मिनट में तय की जा सकेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रविवार 21 जून को राज्य के 35 शहरों के 331 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। अकेले पटना के 95 केंद्रों पर 46,029 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। बिहार पुलिस महकमे में लंबे समय से चल रहे प्रतिनियुक्ति के खेल पर आखिरकार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न जिलों और इकाइयों में की गई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों की सभी प्रतिनियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी पुलिस अफसरों और जवानों को अपने मूल जिला, इकाई अथवा पदस्थापन स्थल पर तत्काल वापस लौटने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस आदेश को प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। एडीजी मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अब किसी भी शाखा, प्रभाग, कार्यालय या विशेष इकाई में प्रतिनियुक्ति से पहले पुलिस महानिदेशक की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी। बिना डीजीपी की मंजूरी के कोई भी प्रतिनियुक्ति वैध नहीं मानी जाएगी। बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की है कि पटना के हार्डिंग पार्क क्षेत्र में 5 प्लेटफॉर्म वाला नया रेलवे टर्मिनल विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पटना जंक्शन पर लगातार बढ़ रहे ट्रेनों और यात्रियों के दबाव को कम करना तथा रेल परिचालन को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाना है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में रेलवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। इनमें हार्डिंग पार्क रेलवे टर्मिनल के साथ साथ फतुहा में विकसित किया जा रहा विशाल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। फतुहा परियोजना के पूरा होने के बाद माल ढुलाई की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। पटना के चर्चित कोचिंग वॉर मामले में शनिवार को सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके लिए पहले से मिले अंतरिम संरक्षण इंटरिम प्रोटेक्शन को अगली सुनवाई की तारीख तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगली सुनवाई तक खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी और उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिलता रहेगा। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई। केस डायरी दाखिल होने के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने तत्काल कोई अंतिम फैसला सुनाने के बजाय मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया। देश की अत्याधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेक सिस्टम और इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। सासाराम रेलखंड पर उस समय अफरा तफरी और परेशानी का माहौल बन गया जब वाराणसी रांची 20,888 वंदे भारत एक्सप्रेस तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में घंटों तक खड़ी रही। डीडीयू गया रेलखंड के शिवसागर और कुम्हऊ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन करीब 4.5 से 5 घंटे तक एक ही स्थान पर रुकी रही। बिहार सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल ने सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में आईएएस दंपत्ति अलंकृता पांडेय और अंशुल अग्रवाल हैं। सरकार ने जहां अलंकृता पांडेय को भागलपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है, वहीं उनके पति अंशुल अग्रवाल को पड़ोसी जिला बांका का डीएम बनाया गया है। इस फैसले के बाद बिहार की नौकरशाही में इस आईएएस दंपत्ति की चर्चा जोरों पर है। बिहार पुलिस की विशेष अभियान समूह ने अवैध हथियारों के गिरोह को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता पाई है। पुलिस को 18 जून को सूचना मिली थी कि औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और भोजपुर जिलों में आर्म्स तस्करों द्वारा अवैध रूप से पिस्टल, कट्टा और गोलियों की बड़ी खेप सप्लाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना के रोहित कुमार उर्फ बिल्लू सिंह उर्फ बिल्टा, हसपुरा थाना के गणेश कुमार उर्फ बिक्रम और गोह थाना के मो सोहेल उर्फ बलिस्टर आलम उर्फ बली और इश्तेखार आलम के रूप हुई है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव एलबी सिंह ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हादसे के बाद अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एलबी
सिंह ने कहा कि हादसे में कई लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी तक सिविल सर्जन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन ने कुछ छोटे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को सील किया है, लेकिन मामले में व्यापक जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है। अयाजी के प्रभावती अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। परिवार नियोजन के तहत कराए गए बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद एक महिला के शरीर पर कथित तौर पर झुलसने के निशान मिलने से अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद परिजनों में भारी नाराजगी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश देने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के तेलबिघा निवासी संतोष कुमार ने अपनी पत्नी पार्वती देवी को बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए प्रभावती अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार को ऑपरेशन संपन्न होने के कुछ घंटे बाद ही महिला को असहनीय दर्द महसूस होने लगा। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने पार्वती की स्थिति देखी तो उसकी पीठ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर जलने जैसे निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर परिवार के लोग सन्न रह गए। बिहार की राजनीति में इन दिनों सड़क निर्माण और निविदा प्रक्रिया को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण ने उस विवाद को नया मोड़ दे दिया है, जिसमें लॉन्ग टर्म आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट OPRMC थर्ड की निविदा शर्तों में कथित बदलाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। मीडिया में प्रकाशित खबरों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अवांछित या पक्षपातपूर्ण संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि तकनीकी और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुरूप प्रावधानों को शामिल किया गया है। जनता दल यूनाइटेड JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 21 जून को पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी प्रतिनिधियों का बिहार की धरती पर स्वागत है। उमेश कुशवाहा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक होगी, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद MLC शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। बुक्सार, बिहार में नई सर्किल दरें लागू होते ही जमीन और मकान खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्यांकन पंजी और स्टाम्प शुल्क में की गई बढ़ोतरी के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री पहले से कहीं अधिक महंगी हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर उन मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला है, जो वर्षों की जमा पूंजी, बैंक लोन या परदेश में कमाने वाले परिजनों की मदद से अपने सपनों का आशियाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। बक्सर समेत पूरे इलाके में नई सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीन कारोबार में हलचल तेज हो गई है। रजिस्ट्री कार्यालय में शुक्रवार को दिन भर लोगों के बीच इसी मुद्दे की चर्चा होती रही। लोग अपने भूखंडों की नई सरकारी कीमत और रजिस्ट्री पर आने वाले अतिरिक्त खर्च का हिसाब किताब लगाने में जुटे रहे। बढ़ी हुई दरों का असर इतना स्पष्ट रहा कि दोपहर तक रजिस्ट्री प्रक्रिया लगभग ठप जैसी स्थिति में दिखाई दी। वैशाली में एक कुख्यात अपराधी द्वारा सोशल मीडिया पर पुलिस और सरकार को खुली चुनौती दिए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में अपराधी ने उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू कांड जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी दी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमा अलर्ट मोड में है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक बार फिर अपराधियों के बढ़ते मनोबल ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि न्यूज 4 नेशन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नालंदा, राजगीर के चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। DSP संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि विशेष अनुसंधान दल SIT ने 3 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 4 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी करोकी में एम्बुलेंस का चालक बताया जा रहा है। DSP ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित SIT ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। जांच के क्रम में पहले एक आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 3 अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। बढ़ते जन आक्रोश और निष्पक्षता के दावों के बीच बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी आधिकारिक घोषणा की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों, परिस्थितियों और संदेहास्पद पहलुओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने लाने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी, ताकि किसी भी तरह का भ्रम या आशंका न रहे। बिहार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोसी क्षेत्र में चलाया जा रहा नशा मुक्त कोसी अभियान लगातार सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक कोसी क्षेत्र सहरसा के कार्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत सप्ताह के भीतर प्रमंडल के तीनों जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। इस महज एक हफ्ते के अभियान के दौरान पुलिस ने 1544.69 लीटर अवैध शराब, 8.742 किलोग्राम गांजा, 103.64 ग्राम स्मैक और 285.3 लीटर कोडिन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल हो रही 9 मोटरसाइकिल, 1 तिपहिया, 1 4 पहिया वाहन, 1 नाव, 4 मोबाइल और 8,920 रुपये की नकदी भी बरामद की गई है। गोपालगंज में वाहन चोरी के मामलों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महमदपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह चोरी की बाइकों के फर्जी दस्तावेज और स्मार्ट कार्ड तैयार कर उन्हें असली बताकर बाजार में बेचता था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रतिष्ठित 108वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान बीएसआरटीसी को उसकी अभूतपूर्व अपिंक बस पहल के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियामक ढांचे और शासन सुधारों पर आयोजित इस समिट में बीएसआरटीसी के प्रशासक श्री अतुल कुमार वर्मा ने भाग लिया। यह पुरस्कार बिहार में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, अधिक समावेशी और महिला अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में निगम के क्रांतिकारी प्रयासों को मान्यता देता है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा की। यह आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। गौरतलब है कि 4 जनवरी 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर में हंगामे के बाद उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में आयोग ने केवल उसी केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम में हुई देरी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस परीक्षा को लेकर लंबे समय तक विवाद और आंदोलन का दौर चला था। प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर करीब 3 महीने तक प्रदर्शन किए गए। इस दौरान अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होने और बाहरी आंदोलनकारियों को शामिल किए जाने के आरोप भी लगे। पटना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने नतीजों की आधिकारिक घोषणा की। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने कुल 593 अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और आयुष बिजॉय भी 592 अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहे। रिजल्ट जारी होते ही सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है और आयोग जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े आगे के दिशा निर्देश जारी करेगा। परीक्षा में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे शशांक गौरव और आयुष बिजॉय के कुल अंक 592 बिल्कुल बराबर हैं। इस पर छात्रों के मन में उठे सवाल का जवाब देते हुए आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने स्पष्ट किया कि जब 2 अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक बराबर होते हैं तो रैंकिंग का निर्धारण मुख्य परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाता है। मुख्य परीक्षा में जिसके अंक अधिक होते हैं उसे वरीयता हायर रैंक दी जाती है। पटना रीनीट परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच बढ़ती उत्सुकता के बीच जोयल इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक विपिन सिंह ने विद्यार्थियों को परीक्षा दिवस एवं परीक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण रणनीतियों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि रीनीट केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह मानसिक संतुलन, धैर्य, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। अंतिम सफलता उसी छात्र को मिलती है जो परीक्षा के दिन अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखता है। सिंह ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि परीक्षा से पूर्व रात में कम से कम 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद अवश्य लें तथा सुबह किसी भी प्रकार की नई पढ़ाई या नए टॉपिक की शुरुआत न करें। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचना चाहिए ताकि किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो।
परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के बाद अन्य विद्यार्थियों की चर्चा, अनुमानित कट ऑफ या कठिन प्रश्नों की बातों से स्वयं को पूरी तरह दूर रखें। मुजफ्फरपुर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ड्यूटी के दौरान और पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाने से सामने आया है, जहां तैनात एक दारोगा राकेश कुमार द्वारा पुलिस की वर्दी, सरकारी गाड़ी और बॉडीगार्ड के साथ रील बनाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां एक तरफ आम जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमे के भीतर ही मुख्यालय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। देश भर में 21 जून को आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर बिहार की राजधानी पटना में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त, सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा युद्ध स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के कुम्भरार स्थित राज्य के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर को भी नीट परीक्षा का मुख्य केंद्र बनाया गया है, जहां रविवार को हजारों की संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा भवनों में किसी भी आकस्मिक और विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े चक्रव्यूह तैयार किए गए हैं। इसी क्रम में अग्निशमन विभाग द्वारा केंद्र का विशेष निरीक्षण किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए फायर ऑफिसर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि बापू परीक्षा केंद्र के मुख्य परिसर सहित सभी परीक्षा भवनों का पहले ही गहन फायर ऑडिट किया जा चुका है। जांच के बाद यह पाया गया कि परीक्षा भवन सुरक्षा के मानकों के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है। पटना पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग पहल के चिकित्सा निदेशक एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने 21 जून को मनाए जाने वाले इंडियन विटामिन डी डे की पूर्व संध्या पर कहा कि वर्ष के सबसे लंबे दिन 21 जून ग्रीष्म अयनांत को भारत में इंडियन एंड विटामिन डी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को विटामिन डी के महत्व, सुरक्षित धूप के लाभ तथा विटामिन डी की कमी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार को कृषि विभाग के तत्वावधान में खरीफ महाअभियान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कांटी क्षेत्र के विकास और कृषकों की उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ आनंद कुमार विभूति, अंचलाधिकारी सीओ पिंटू कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीएओ शिवनाथ झा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अजीत कुमार ने भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि कांटी क्षेत्र के किसानों का सम्मान ही उनका असली सम्मान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के खेतों में हरियाली और उनके चेहरों पर खुशहाली लाना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के कल्याण के लिए एक बड़ा रोडमैप तैयार कर भारी बजट खर्च कर रही हैं, ताकि देश के अन्नदाताओं को अधिक से अधिक और सीधा लाभ मिल सके। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही सफलता की कई शानदार कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के सिवान जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है। सपना झा, जिनका रोल नंबर 38504 ने अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन रणनीति के बदौलत पूरे राज्य में 120वां स्थान मेरिट सीरियल 201 हासिल कर प्रशासनिक सेवा का टिकट कटाया है। इस बड़ी सफलता की खबर मिलते ही उनके पूरे परिवार और मित्रों में उत्साह का माहौल है। पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समिति के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आज समिति के निवर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर आईएएस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पदभार सौंपा। इस खास मौके पर बिहार बोर्ड के तमाम वरीय पदाधिकारी, कर्मचारी और सेवाकर्मी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने नए अध्यक्ष का स्वागत किया और निवर्तमान अध्यक्ष को विदाई दी। पदभार सौंपने के बाद अपने विदाई संबोधन में निवर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर ने समिति के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन प्रक्रिया और संपूर्ण कार्य प्रणाली में जो भी ऐतिहासिक व व्यापक सुधार किए गए हैं,
उन्हें धरातल पर उतारने में समिति के एक एक कर्मी की महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका रही है। उनके सामूहिक प्रयास से ही बोर्ड की छवि बदली है। सोने के भंडार को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल आंध्र प्रदेश में 50,000 किलो सोने का भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुर्नूल जिले समेत राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। इतना बड़ा सोने के भंडार मिलने का अनुमान अगर सही साबित हुआ तो भारत को गोल्ड का आयात कम करना पड़ेगा और आंध्र प्रदेश प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरेगा। खनन विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी गांव में ही लगभग 50 टन सोने का भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा रामागिरी, जाववाकुला, चिगुरुकुंटा और बिस्नातम समेत 4 अन्य स्थानों को भी संभावित स्वर्ण खनन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। नई दिल्ली। यस बैंक ने शेयर बाजार को दी गई अपनी नवीनतम रेगुलेटरी फाइलिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बैंक ने स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत लाखों नए इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इस फैसले के बाद बैंक की चुकता शेयर पूंजी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस खबर का असर सोमवार को बैंक के शेयरों में दिख सकते हैं। इसके स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को यस बैंक का शेयर 0.27% गिरकर 25.4 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। यस बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार बैंक की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने 19 जून 2026 को 6,58,070 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा 21 जून 2026 को पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लोक भवन, पटना एवं उच्च न्यायालय, पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और आयुष स्वास्थ्य संस्थानों में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य आयुष समिति बिहार के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सहयोग दिवस के नोडल पदाधिकारी डॉ. धनंजय शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्थी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। ये थीम बढ़ती आयु के साथ स्वस्थ, सक्रिय एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। उन्होंने बताया कि पटना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं रामनाथ ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा विजेंद्र प्रसाद यादव की गरिमामयी उपस्थिति भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत करेंगे। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद तथा विधायक संजय गुप्ता भी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर एक बार फिर अपनी सेवाभावी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था करने जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए महावीर मंदिर प्रशासन ने 21 जून को सुबह 7 बजे से परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए ठंडे सत्तू के शरबत की व्यवस्था की है। मंदिर प्रशासन की ओर से सायण कुणाल ने बताया गया है कि करीब 1000 किलो चने से तैयार किए गए सत्तू का शरबत श्रद्धालुओं और नीट परीक्षार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। गर्मी और उमस के बीच परीक्षा देने जा रहे छात्रों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके लिए महावीर मंदिर के बाहर 2 विशेष काउंटर लगाए गए हैं, जहां सुबह से ही शरबत वितरण शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि सत्तू का शरबत पूरी तरह ठंडा और स्वच्छ तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि परीक्षार्थियों को ऊर्जा और ताजगी मिल सके। पटना ट्रैफिक पुलिस पटना में सड़कों को सुरक्षित और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान पटना पुलिस अधीक्षक यातायात के आदेश पर चलाया गया। अभियान का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक यातायात प्रथम ने किया। इस सघन जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर वाहन जांच कर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया। आज की कार्रवाई में कुल 93 वाहनों के खिलाफ चालान काटे गए। इस दौरान कुल 2,03,800 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। जांच के दौरान कई तरह के यातायात नियम उल्लंघन सामने आए। इनमें बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना, प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUCC का नहीं होना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना और कारों में अनधिकृत या अवैध लाइटें लगाना शामिल है। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई।
पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े आपराधिक मंसूबे को नाकाम करते हुए 4 शातिर धंधेबाजों व अपराधियों को धर दबोचा है। शनिवार को मनेर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑटो टेम्पू पर सवार होकर 4 अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मनेर पेट्रोल पंप के पीछे बांध के पास नाकेबंदी की और संदिग्ध ऑटो को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ऑटो सवार चारों बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 4,60,000 रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सारण छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के बलवंत टोला के मूल निवासी हैं। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि यह पूरा गैंग दियारा और सीमावर्ती इलाकों में अवैध बालू के काले खेल, अवैध हथियार की तस्करी, कफ सिरप माफियाओं के सिंडिकेट और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के संगठित कारोबार से गहराई से जुड़ा हुआ है। पुलिस इस मोटी नकदी के स्रोतों का पता लगा रही है कि ये पैसा रंगदारी का है या अवैध बालू कफ सिरप की तस्करी से कमाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों को जिस चीज का 13 मार्च 2026 के बाद का इंतजार था, आखिरकार उनका यह इंतजार खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 की राशि भेजी गई। किसानों के खाते में 23वीं किस्त के 2,000 आना शुरू हो चुके हैं। अगर आप एक पात्र किसान हैं तो आपके भी खाते में पैसा आ गया होगा या थोड़े समय में क्रेडिट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।